गाइस, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर धीरे धीरे अवेयरनेस अब बढ़ती जा रही है। और जितने भी बच्चे हैं जिनको अभी भी इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है या एग्जैक्टली क्या आपको करना होता है, कैसी एलिजिबिलिटी रहती है और बाकी सभी जो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सारे सवाल का जवाब मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अभी तक अगर आपने इस एग्जाम के बारे में नहीं सोचा है तो भी डेफिनेटली आप इस एग्जाम के बारे में सोचिएगा। ये एग्जाम किनके लिए रेलेवेंट है या ये वीडियो किनके लिए रेलेवेंट है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ। जो भी बच्चे अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर के अंदर है या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है, या वो सभी लोग जो और भी बहुत अदर फील्ड को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं और अब टीचिंग फील्ड के अंदर आना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने खुद के कोर्स सब्जेक्ट को, तो ये सभी वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ आज से, वो सारे के सारे इन लोगों के लिए रेलेवेंट होने वाला है। तो एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो उनके लिए भी जरूरी है, और एक अगर सेकंड इनिंग्स आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो उनके लिए भी डेडिकेटेड होने वाला है। तो लेट्स टॉक अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ यूजीसी नेट। इस एग्जाम को कब कंडक्ट करवाया जाता है, कौन कंडक्ट करवाता है, कैसा पैटर्न रहता है, कितने मिनिमम नंबर है जो क्वालिफाइंग आप लोगों के लिए रहते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, यानी कि सारी की सारी डिटेल के साथ में मैं बात करने वाली हूं। जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इस एग्जाम को देने के बाद या क्वालिफाई करने के बाद में भी एंड रिजल्ट क्या निकलता है, क्या नेट करने के बाद में जॉब लगती है, और अगर लगती है तो कहां लगती है, और अगर नहीं लगती है तो क्यों नहीं लगती है। तो ये सारी की सारी बातें अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही रेलेवेंट कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। दिस चैनल इज ऑल अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, कोर कंटेंट और मेहनत के साथ में यहाँ पर आप लोगों के लिए काम किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि वी आर सिंसियर एनफ तो जरूर कंसिडर करिएगा सब्सक्राइब करना। बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में। अगर मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊं, जैसे कि आप लोगों ने मेरे इंट्रो में भी देख लिया होगा, तो मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था जब मैं अपने मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर के अंदर थी, और कंप्यूटर साइंस मेरा मेजर था, जिसके साथ में मैंने इस एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई किया। चलिए गाइस, बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में, कब ये एग्जाम होता है या कौन इसे कंडक्ट करवाता है। उसमें सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इस एग्जाम को देने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। सबसे पहली बात तो ये जो एग्जामिनेशन है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो अपीयरिंग है वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हैं, और जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। कुछ कॉमन मिथ है, मैंने देखा है कि अभी भी बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद में भी कुछ कॉमन मिथ है जो बच्चों के दिमाग में रहता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो क्लियर कर दूं। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो अपीयरिंग ईयर वाले बच्चे होते हैं, उनका हमेशा ये सवाल आता है कि अगर मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हूं या फर्स्ट ईयर में हूं तो क्या मैं ये एग्जाम को फिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं अपने फाइनल ईयर के अंदर हूं तो ही क्या मैं इस एग्जाम को फिल कर सकता हूं। तो ये सारी बातों का जो एक ही जवाब है वो मैं आपको देती हूं कि जब एनटीए ने यूजीसी ने इसके नोटिसेस निकाले हैं तो उस ड्राफ्ट में जाके आप पढ़ सकते हो कि ड्राफ्ट में एलिजिबिलिटी में लिखा है कि जिस दिन आप लोग नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हो उस दिन से 2 साल का समय जो है वो आप लोगों को यूजीसी देता है अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को कंप्लीट करने के। तो अगर आप अपने बैचलर्स में कंप्लीट होते ही पोस्ट ग्रेजुएशन में जस्ट एडमिशन लिया है और फिर आप लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में ही, तो आप सभी लोगों के पास में 2 साल होंगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के। और क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो के अंदर हमारे देश में सभी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स जो हैं वो 2 ईयर के ही होते हैं, तो आपका मतलब ये है कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर से इस एग्जाम को दे सकते हो। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जस्ट एंटर ही किए हो या आप सभी लोगों ने मन बना लिया है कि मुझे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, तो आप सभी लोग अभी से नेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जो अपकमिंग नेट एग्जाम है उसके लिए डेफिनेटली आप लोग बैठ सकते हो। और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है उनका कोई एज लिमिट नहीं है कि आप लोग इस एज में दोगे या उस एज में दोगे, भले आपने 10 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप लोग नेट एग्जाम को दे सकते हो। अब मैं आपको इस एग्जाम के बारे में अगर थोड़ा बहुत डिटेल में समझाऊं तो जो एज लिमिट है वो इस तरीके की होती है कि जो आपका नेट एग्जाम है, अगर आप सभी लोग नेट करना चाहते हो, जो कि क्यों किया जाता है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो
और ये जो टीचिंग है ये आप लोगों की बियॉन्ड स्कूल वाली टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग कॉलेज टीचिंग करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग बनना चाहते हो, एसोसिएट प्रोफेसर जो कि इसके प्रमोशन से आप लोग बनते हो, और फाइनली होता है प्रोफेसर। तो अगर आपका ड्रीम है प्रोफेसर बनना तो आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो सभी के सभी सरकारी हो या प्राइवेट हो या डीम टू बी हो, किसी में भी अगर आप कॉलेज लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्री ही निकलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपके पास में नेट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप लोग कभी भी इस एग्जाम के लिए नहीं एलिजिबल हो सकते। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है इसी के अंदर एक एग्जाम के अंदर, राइट, जो एक एग्जाम आप लोगों का होता है, जो पैटर्न मैं अभी आपको समझाऊंगी, इसी एग्जाम के अंदर एक और क्वालिफिकेशन छुपी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं JRF। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि नेट के लिए अलग से एग्जाम होता है और JRF के लिए अलग से एग्जाम होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नेट एग्जाम है वो साइंस डिसिप्लिन में होता है और नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले जो डिसिप्लिन है उसके अंदर होता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड साइंस से है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनसे आप लोगों का बायोलॉजी, इनसे अगर आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन है तब आप लोग CSIR नेट देते हो। और अगर आप सभी लोगों का डिसिप्लिन इनके अलावा कुछ भी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक साइंस हो, या फिर आपका ह्यूमैनिटीज कोई बैकग्राउंड हो, कॉमर्स आपका बैकग्राउंड हो, तो आप लोग UGC नेट एग्जामिनेशन देते हो। तो दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर एक हायर फॉर्म ऑफ डिग्री है जो दिया जा रहा है, डिग्री क्या बोलूं, हायर फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन है जो आपको दिया जाता है, विच इज कॉल्ड एज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF। इसका कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है। सेम एग्जाम के अंदर थोड़े ज्यादा नंबर लाने पर आप सभी लोगों को मिलता है JRF का फॉर्म। ये जो JRF का सर्टिफिकेशन है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि एज लिमिट जो है वो फिक्स कर दी गई है। अगर मैं अभी 2022 के जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो जो 32+1 ईयर है ये तो आप लोगों की मिनिमम एज है जो सभी के सभी UR जनरल मेल जिनको बोलते हैं ना, उनके लिए दी गई है। इसके अलावा 35+1 ये जो एज है ये आप लोगों की जनरल विमेन की और प्लस सभी रिजर्व कैटेगरीज को दिया गया है। ये जो +1 है ये सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए है और ये एक्सटेंशन मिला है बिकॉज आप लोगों का जो एग्जाम था लॉकडाउन के पीरियड की वजह से थोड़ा थोड़ा डिले हो गया था, इसीलिए ये 1 साल का एक्सटेंशन दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि ये हर साल आपके लिए रहेगा। तो आप मान लीजिए कि 32 और 35 ये 2 साल है जो आप लोगों को याद रखने हैं, जिसके अंदर आप लोगों की एज लिमिट अगर है तभी आप इसके लिए फॉर्म फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब इसको फॉर्म को कैसे फिल करना होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हमारे देश के बड़े बड़े एग्जाम्स जैसे कि JEE हो गया, नीट हो गया, इसके अलावा भी आपके DU के सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो गए, और भी हमारे देश के बड़े बड़े एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, UGC ने नेट एग्जाम को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी भी इनको दी है। ये एग्जाम जो है 2018 के बाद से NTA कंडक्ट करवा रहा है, इससे पहले जो है वो CBSE कंडक्ट करवाता था। 2018 से इसका पहले का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था, अब इसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो NTA है वो आप लोगों के लिए फॉर्म निकालता है। nta.ac.in के अंदर आप जाएंगे, आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय आपके पास में 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, और एक आता है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF। ये 2 तरीके के ऑप्शंस आपको दिखाए जाते हैं। अगर आप सभी लोगों की एज लिमिट के बाहर चली जाती है तो आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए एलिजिबल हैं। आप नेट के लिए एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके क्वालिफाइंग नंबर्स आ जाते हैं तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप सभी लोगों की एज लिमिट के अंडर आती है, यानी कि अगर आप अभी भी 33 साल के हो और आप फीमेल हो तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हो विद JRF, और अगर आप इन 20s हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस JRF वाला फॉर्म लगाओगे, जिसमें आपको नेट का भी सर्टिफिकेट मिलेगा और आप सभी लोगों को JRF का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी कि जब ये वीडियो बनाऊंगी तो उस वीडियो के अंदर मैं अपने दोनों सर्टिफिकेट्स दिखाऊं आप सभी लोगों को कि कैसे वो बन के आते हैं, डिजिटल होते हैं। अब जो है वो बाय पोस्ट NTA नहीं भेजता है, पहले जो था वो नेट का सर्टिफिकेट आपके घर पे बाय पोस्ट आता था, बट अब ऐसा नहीं है, सभी चीजें जो है वो डिजी लॉकर के अंदर रख दी जाती है। तो मैं जरूर आपको बोलूंगी कि यहाँ पर मैं बोलूंगी एडिटर को कि वो दोनों के दोनों जो मेरे सर्टिफिकेट है वो आपको दिखा दे, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए कि ऐसे बन के आते हैं।
एक ही एग्जाम है, अगर इतने नंबर आए तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, उससे थोड़े ज्यादा नंबर आए तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ निकल जाता है। दोनों की अलग अलग मान्यताएं हैं, दोनों की अलग अलग बेनिफिट्स है जो आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो उनके बारे में भी मैं बात करूंगी आप लोगों से। बट अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप सभी लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आपके पास में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 55% होना जरूरी है। अगर आपके 55% नहीं है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। तो आपको सबसे पहली बात तो यहाँ पर एलिजिबल होने के लिए ये चीज भी समझनी रहनी होगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी नए चेंज आते हैं, नया फॉर्म जब निकलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर अवेयर इसके बारे में कर दूंगी। अब एलिजिबिलिटी देखते ही और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इस एग्जाम के बारे में सुन के समझ के जो हमारा एटीट्यूड है वो थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, राइट। वी आर वेरी प्रिटी कूल अबाउट इट कि अरे ठीक है यार, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये है वो है, और क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ज्यादातर बच्चों का जो लेड बैक वाला एटीट्यूड है वो यहाँ पर हानिकारक हो जाता है। इस एग्जाम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि 2019 के बाद जब से एनटीएस एग्जाम को कंडक्ट करवाने लगा है, इस एग्जाम के पैटर्न में, इस एग्जाम के सिलेबस में और इस एग्जाम में क्वेश्चन जिस हिसाब के पूछे जाने लगे हैं वो सारे के सारों में इतनी तेजी से, एकदम रॉकेट साइंस वाली स्पीड से जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि ये एटीट्यूड जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब एनटीए जो ये एग्जाम करवाता है आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ये कोई भी हमारे देश के, अगर मैं टॉप 5 एकेडमिक एग्जाम्स की बात करूं तो उनमें कहीं भी पीछे नहीं रहने वाला है। वैसे भी ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सर्च करोगे तो टॉप 10 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हमारे कंट्री में होते हैं उनमें आता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 6% जाता है, और उस टोटल 6% के भी टॉप के 6% लोग हैं जिनको जेआरएफ मिलता है। तो बहुत ही डिफिकल्ट रिजल्ट है इसका, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी होगी, और ऐसा नहीं होने वाला है कि आप लास्ट के 1 महीने या 2 महीने पढ़ के इस एग्जाम को निकाल सकते हो। ना ही ऐसा हो सकता है जैसे कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है कि आपने मान लीजिए कि मैथ्स, इंग्लिश और जीके आ रही है, तो आपने 2 पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक छोड़ दिया तो काम चल जाएगा, या ये हो गया तो काम चल जाएगा, आपका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा है तो काम चल जाएगा। काम चलने वाले काम यहाँ पर होता ही नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ही वाइडर है। बट ये बात आपकी गारंटीड है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से कर ली है अपनी, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का जो समय है वो आपने अच्छा खासा समय इसको दिया है, 6 से 8 महीने, तो ये एग्जाम आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है। और साथ ही साथ इसका सिलेबस बहुत सारे आपके एग्जाम से सिमिलर है, तो इसकी वजह से आपके इस एग्जाम के तैयारी के अंदर आप और भी बहुत सारे एग्जाम की जो तैयारियां है वो कर सकते हो। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को इस एग्जाम के बेनिफिट के तौर पर मिलती है। मैं डरा नहीं रही हूं, बस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं इस एग्जाम के बारे में। अगर मैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करूं तो जो पैटर्न है दिनों दिन बदलता जा रहा है, और बदलते हुए इस पैटर्न के साथ में अगर मैं बात करूं तो मैं जितना भी एक्सपीरियंस अपना है पिछले 3 से 3.5 साल का, जो भी नेट का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ उसके बारे में जरूर बात करूंगी। एग्जाम जो होता है आप लोगों का ये 2 पेपर्स के अंदर होता है। अब ये जो 2 पेपर्स है इसके अंदर एक होता है आपका पेपर 1 जनरल पेपर, और एक होता है आपका पेपर 2। ये जो होता है ये होता है जनरल पेपर ऑफ टीचिंग, और ये जो आपका होता है ये होता है आपका सब्जेक्ट का पेपर। ये जो दोनों के दोनों पेपर्स हैं इनमें मिला के 150 सवाल आपके पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो एग्जामिनेशन है इसके अंदर बिल्कुल भी आपको बीच में गैप नहीं मिलता। पहले के जमाने में आपको गैप दिया जाता था, 3 पेपर होते थे, तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या अब से ऐसा नहीं होता है। एनटीए 150 सवाल आपके पूछता है, 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय होता है, कंटिन्यूस समय होता है, बीच में आपको गैप नहीं मिलता है। इसमें 50 सवाल जो है वो आप लोगों के आते हैं जनरल पेपर ऑफ टीचिंग कर, और आपके 100 सवाल जो है वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड बनते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। 86 प्लस सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। जैसे कि मेरा मेजर है कंप्यूटर साइंस में, तो 100 सवाल मेरे आएंगे कंप्यूटर साइंस के, और 50 सवाल जो है वो मेरे आएंगे जनरल पेपर ऑफ टीचिंग के। जनरल पेपर के अंदर भी एक अलग से पूरा वास्ट 10 यूनिट का सिलेबस होता है। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि इसमें भी 10 यूनिट होती है इन टोटल, और इसमें भी आपको जो पूरा सिलेबस है वो 10 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। ये सिलेबस वाले पार्ट में मैं डिस्कस करती हूं अभी। बट अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस एग्जाम के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो यूजुअली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि अच्छी होगी। बट मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जिन भी एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती
मेरे हिसाब से वो एग्जाम आपके लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे कि आप सब लोग देख भी पा रहे हो कि इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 6% जाता है, और इस 6% के अंदर भी ओनली 6% है टॉप के जिनको दिया जाता है यूजीसी नेट के साथ में जेआरएफ का सर्टिफिकेशन। सीन ऐसा होता है कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल अकॉर्डिंग निकलता है। अगर आप सभी लोगों को मैं डिटेल में यहाँ पर समझाऊंगी कैसा सिनेरियो रहता है, तो आप सभी लोगों के पास में ये 150 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, तो 300 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। जिसमें अगर मैं बात करूं पेपर 1 और पेपर 2 की, तो जो पेपर 1 है वो हो गया आपका 50 क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि 100 नंबर का। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि ये जो है आपका ये हो जाता है 200 नंबर का। और इसी तरीके से टोटल हो जाता है आपके पास में 300 नंबर का। अब आप लोग ध्यान से सुनना कि इस एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना होता है। मैं ये लिख रही हूं क्वालिफाइंग नंबर। अब ये क्वालिफाइंग है, ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ अलग से होती है। ये मिनिमम कितने नंबर मुझे लाने पड़ेंगे, ये उसके ऊपर सारी बातें हो रही है। तो मिनिमम आपको 40% नंबर लेके आने होते हैं। अगर मैं बात करूं तो दोनों में साथ में मिला के भी आपका मिनिमम 40% बनना चाहिए। आपका मिनिमम 40% बनना चाहिए, नहीं तो आप सभी लोग रेस में ही नहीं जाओगे। हम टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर पढ़ते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर एक आप लोगों का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। बेसिकली इवैल्यूएशन टेक्निक है। एनटीए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, या यूजीसी नेट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस नॉर्म या क्राइटेरिया रेफरेंसिंग का, जहां पर परसेंटेज और परसेंटाइल का जो है वो आपको फर्क बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये है जो मैं परसेंटेज बता रही हूँ। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि मेरे पास में एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जब तक मैं फुलफिल नहीं कर देती तब तक मैं कभी भी उस रेस में आ ही नहीं रही हूं जिस रेस के अंदर दौड़ के आपको नेट या फिर जेआरएफ मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये है क्राइटेरिया रेफरेंस, यानी कि मिनिमम कुल मिला के 40% पूरे के पूरे पेपर में आपके आने चाहिए, जो कि डेफिनेटली आपके आ जाने चाहिए। और ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल ही इस तरीके से सेट किया जाता है कि मिनिमम नंबर, अगर कोई बच्चा है जिसने 1 महीने या 2 महीने भी सीरियसनेस के साथ में प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, तो वो ये काम कर सकता है। इसी हिसाब से पेपर सेट किया जाता है, तो ये आप लोग कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बट फिर बात आ जाती है कि मान लीजिए कि वो क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया, अब फाइनली अब आपकी रेस है। इस रेस के अंदर अब आपकी रैंकिंग बनेगी, और वो जो रैंकिंग है उसे हम लोग बोलते हैं परसेंटाइल। यानी कि आप सभी लोगों के अगर इतने नंबर आ जाते हैं तो उसके बाद में निकलती है एक कट ऑफ, और अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हो तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद में आपके पास में नेट का सर्टिफिकेट आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 40 और 80 आपके पास में हो गए 120। 300 में से अगर इतने नंबर आपके आ गए तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल कर ली है। बट अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस की 2021 की कट ऑफ की मैं बात करूं, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 186 के आसपास आप लोगों की गई थी। अगर आप सभी लोगों के 120 नंबर आ गए हैं तब तो ठीक है, आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है एग्जामिनेशन को। अब आप नेट या जेआरएफ की डिग्री की तरफ या सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हो। अब आपके एग्जाम के अंदर 300 में से अगर 186 नंबर आए हैं, जनरल की बात हो रही है, यूआर कैटेगरी की, तो आप सभी लोगों के पास में क्या आ जाएगा, जेआरएफ का सर्टिफिकेट आ जाएगा। और इससे 2-4 नंबर कम, या मान लो आप लोग 180 नंबर जो है अगर आपके आए हैं तो आपको मिल जाएगा नेट का सर्टिफिकेट। इतना ही फर्क आपका रहता है। हार्डली आप लोगों के पास में 10 से 15 नंबर का फर्क होता है नेट और जेआरएफ के बीच में। बट सबसे ज्यादा नंबर अगर आपको लाने हैं तो आपके लिए होना चाहिए जेआरएफ टारगेट, और वो जो है वो सबसे ज्यादा नंबर पे होता है। 300 में से 186 फॉर एग्जांपल, 180 पर आपको मिल जाएगा नेट, 120 पर आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, बस आपने एग्जाम को मिनिमम क्वालिफाई किया है। आप सभी लोगों ने काउंसलिंग डेफिनेटली भरी होगी कभी ना कभी, या आपने कभी अपने पीजी एंट्रेंस के अंदर, यूजी एंट्रेंस के अंदर डेफिनेटली देखा होगा कि अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको सबसे ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप एक डिसेंट से कॉलेज में जाना चाहते हो तो एवरेज, और अगर आपका नाथुराम टाइप ऑफ कॉलेज है तो आप उसके लिए सबसे कम नंबर लेके आने होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपको जेआरएफ लाना है तो आपको सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, उसकी कट ऑफ अलग निकलती है। अगर आपके पास में नेट है तो उसकी कट ऑफ अलग होती है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट्स के बिल्कुल सेम रहते हैं। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। यहां पर मैं आपको फिर मार्क कर दूं ये पॉइंट, क्योंकि यहां पर बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है जिनको ये चीज नहीं पता होती है, या जो इस चीज को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करके बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं आपको सही चीज बता सकूं।
ठीक है गाइस, सो इस चीज को प्लीज आप मान के रखिएगा। मैंने कोशिश करी है कि ये वीडियो जो है वो मैं बिल्कुल एक क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ में बनाऊं, सो दैट स्टूडेंट्स जो भी यूजीसी के लिए एलिजिबल होते हैं या देना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनको ये चीज अपने दिमाग में अभी से क्लियर हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न के अलावा, तो मैं बात कर सकती हूं आपके सिलेबस की। और जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था, इसका जो सिलेबस है वो कुछ इसी तरीके से है जैसे कि आपको ये भाई साहब दिख रहे होंगे सिलेबस पढ़ते हुए। क्योंकि अब मैं अगर आप लोगों को बात करूं तो ये जो है ये आप लोगों के सब्जेक्ट का सबसे बड़ा पेपर होता है, राइट। और मैंने एक डायलॉग भी बोला हुआ है इसको लेकर कि ये जो आपका सिलेबस है, दिस इज मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस। जैसे सी इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस है ये मदर है सभी के सभी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनके सिलेबस का। इससे वास्ट सिलेबस आपको कहीं किसी और एग्जाम के अंदर नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके इसके सिलेबस के अंदर आपका 11th का, आपका 12th का, आपका यूजी का और आपका पीजी का, इनका सभी का जो सिलेबस है वो सारा का सारा मिक्स करके पूछा जाता है। आपने जो भी अपने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा है, जैसे कि ऑब्वियसली हम 11 से स्ट्रीम ले लेते हैं, तो अगर आपने स्ट्रीम ले लिए तो स्ट्रीम स्पेसिफिक, फिर आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी उसी सब्जेक्ट में होगा और आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। एक और चीज जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में बच्चे गलती करते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है तो आप उसी सब्जेक्ट से अपना नेट का फॉर्म लगाएंगे। मान लो कि आप सभी लोगों ने ये जो है यूजी आपका कॉमर्स के किसी और डिपार्टमेंट से किया था और ये मैनेजमेंट के किसी डिपार्टमेंट से किया है, तो आप लोग यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन मैनेजमेंट से दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको आगे जाके इसका बेनिफिट मिलता है। आप एलिजिबल ही नहीं होते हो किसी और सब्जेक्ट, मान लो यूजी जो है वो आपने कर लिया था बीसीए, बट आपने पीजी जो है वो किया है एमबीए, तो आप सभी लोग मैनेजमेंट से पेपर दे सकते हैं, आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस से पेपर नहीं दे सकते। अगर आपने एमएससी इन आईटी किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, तो आप सभी लोग जो है वो एलिजिबल यहाँ पर होते हो। बीटेक वाले एक्चुअली सॉरी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते, एमटेक अगर आपने किया है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो, बीटेक वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। बीटेक प्लस एमटेक अगर आपने किया है तो ही आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो आप लोगों का रहता है। तो सिलेबस के बारे में मैं कुछ और क्या ही बताऊं, इससे बड़ा तो कोई भी सिलेबस आप लोगों के पास में होता नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऐसा है कि सभी कुछ पढ़ना है, इतना भी कुछ डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आपका चाहे पेपर 1 हो चाहे आप लोगों का पेपर 2 हो, दोनों का ही जो डिवीजन है वो यूनिट वाइज कर दिया गया है, ठीक है। मैं इंडिविजुअली भी पेपर 1 और पेपर 2 का वीडियो जो है वो डेफिनेटली इसके बाद लेके आने वाली हूं, तो आपको वो पता चल जाएगा। पेपर 1 के अंदर आपकी 10 यूनिट होती है, नेमली टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, आईसीटी नाम की एक यूनिट होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग होता है, डीआई आपके पास में होता है, आरसी आपके पास में होता है, हायर एजुकेशन आपसे पूछा जाता है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट आपसे पूछा जाता है और कम्युनिकेशन आपसे पूछा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये 10 यूनिट्स हैं जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। दिस इज जनरल पेपर ऑफ टीचिंग। ऑब्वियसली आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, टीचिंग में जाना चाहते हो, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड आप में होना चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को जैसा बोला कि ये एग्जामिनेशन जो है वो जेआरएफ भी निकालता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप सभी लोगों का मन है कि आप आगे जाके रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, डॉक्टरेट डिग्री आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे ये चाहते हो, तो रिसर्च एप्टीट्यूड इसीलिए आपसे पूछा जाता है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट अगर आपका होता है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आपके बनते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप डिजिटल एरा के अंदर रह रहे हो तो आप डिजिटल इक्विपमेंट से, डिजिटल टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, ऑफ कोर्स किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीआई आरसी आपसे पूछा जाता है। हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए तो आप हायर एजुकेशन का पार्ट हो और हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स आपको हमारे एनवायरमेंट के बारे में पता होनी चाहिए चीजें, इसलिए पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट भी इसके अंदर आता है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो इसी तरीके से पेपर 2 के भी यूनिट्स बना दिए जाते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर 10 यूनिट है और ये 10 यूनिट जो है कंप्राइज करती है लगभग 30+ सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। सारे के सारे जो आपने यूजी पीजी में पढ़े सारे के सारे सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो सब सारी की सारी चीजें जो यहाँ पर आप लोगों से पूछी जाती है। गेट से भी ज्यादा वाइड अगर सब्जेक्ट है तो वो आप लोगों के यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि गेट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइप की चीजें नहीं आती, इसके अंदर वो भी आती है। ऑल्दो गेट थोड़ा ज्यादा डीप होता है, इसमें इतने डीप क्वेश्चन नहीं आते, पर वाइड इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर सिलेबस की बात करूं तो उसके लिए हम डिटेल अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग पेपर्स है।
दोनों के लिए अलग पढ़ना पड़ता है और जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ये तो चलो सबको पता है क्योंकि ये तो आप पढ़ते आ रहे हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये तो आपको फिर भी आइडिया लग जाएगा। इसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आइडिया लग जाएगी, अच्छा यार ये मुझको आता है, ये नहीं आता है, ये आता है, ये नहीं आता है। पर ये जो है ये बिल्कुल नई दुनिया है और ऑनेस्टली एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद उसके लिए पिछले 2 से ढाई साल के लगभग 3 साल का जो बैचेस हैं वो पढ़ाने के बाद में मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि ये जो पेपर है यही गेम चेंजर होता है। आपको अगर जेआरएफ करना है तो आपके लिए आपका जो पेपर 1 है उसके नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो यहीं पर मात खाते हैं, यहीं पर इनको कुछ भी नहीं आ पाता है, राइट। और इसके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लेवल भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप सभी लोगों ने कभी भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पेपर नहीं देखा है तो मेरे कहने पर इस वीडियो के एंड होते ही जरूर एक बार उठा के प्रीवियस ईयर पेपर देखना, पेपर 1 का। आपको वाकई में पता चलेगा कि ये एक ऐसा पेपर है जिसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस एप्टीट्यूड है तो सुबह उठे और चले गए पेपर देने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के जो एग्जामिनेशन है उसका एक मोटिव आपके पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको कोशिश करी बताने की कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है, कैसे होता है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये सारी चीजें जो है कॉमन चीजें कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, कब आप ये एग्जाम देने चाहिए, ये सारी चीजें जो है मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंडरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप किसी एग्जाम के लिए बैठना चाहते हो या प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके पास में उसका एक क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है, और वही विजन लेकर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, या इस एग्जाम को मैंने देने के बारे में सोचा था। देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इस एग्जाम को देने से पहले आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्यों कर रहे हो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा कि पीएचडी के बारे में, हमारे देश के अंदर जो पीएचडी डिग्री है वो डिसर्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। डिसर्टेशन एंड पीएचडी टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स नाउ। तो जो आपका डिसर्टेशन है वो शायद आपने अपने एमटेक में किया होगा, एमफिल के अंदर कर लिया होगा, बाकी जगह कर लिया होगा। बट अगर आप आपके नाम के आगे डॉक्टर डिग्री लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि डॉक्टर अदिति ऐसे आपका नाम हो, तो आप सभी लोगों को पीएचडी करनी होती है। हमारे देश की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी ही होती है, ऑफ कोर्स, है ना। अब मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि अगर आप सभी लोगों ने डॉक्टर आपके नाम के आगे लगाना है, अगर आप सभी लोगों को लगता है ऐसा कि मुझे जो है वो पीएचडी करनी है, तो सिर्फ डॉक्टर लगाना ये इसका मोटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप अगर आपके नाम के आगे ये डॉक्टर लगाने के लिए पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ये समझना है कि जो पीएचडी है वो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है और एक पेशेंस वाला प्रोसीजर है, एक डीप डाइव वाला प्रोसीजर है। आप आपके सब्जेक्ट को इतना डीपली पढ़ रहे हो कि आपको उसके बारे में कुछ नया मिला है और वो नया आप दुनिया से शेयर करते हो, एंड देयरफॉर आपकी रिसर्च सक्सेसफुल होती है, आप उस पर थीसिस लिखते हो और फिर आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है। तो अगर आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी है, या सिर्फ और सिर्फ आपका जो मोटिव है वो सिर्फ ये शो ऑफ वाला नाम निकालना है या इस तरीके से करना है, तो मैं आपको फिर बोलूंगी कि डू नॉट कम। क्योंकि हमारे देश में अभी भी मोदी जी के अकॉर्डिंग, पिछले ही उन्होंने साल ये चीज बताई थी, 21% टीचिंग है, टीचिंग वैकेंसीज हैं जो अभी तक क्या है भरी नहीं जा चुकी है। अभी अभी मैं इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोस भी बनाती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट खाली है अभी भी हमारे देश में, और ये तो सिर्फ सरकार का डेटा है, तो आपको भी पता है कि सरकार के डेटा से तो बहुत ही ज्यादा है जो रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये सोचो कि ये लोग हैं जो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। हमारे हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, जब आप नेट के बारे में पढ़ोगे ना, जैसे मैंने जब नेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जब मैंने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तब मुझे समझ में आया कि कॉलेज में क्या पढ़ाया गया है और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ हमारे देश में जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, नेमली आईआईटीज हैं, आईआईएससीज हैं, सिर्फ शायद उसके अंदर है जो डेडिकेशन के साथ में उस लेवल का पढ़ाया जाता है जो गेट या नेट लेवल जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बाकी सभी कॉलेजेस जो हैं वो बहुत ही, आई एम रियली सॉरी बट एवरेज स्टडी पर चल रहे हैं। और जब एग्जाम में बच्चा जाता है और उससे सवाल पूछे जाते हैं तो उस बच्चे को उसका सवाल का जवाब नहीं आता है, उसे खुद से पढ़ना होता है, तैयारी करनी होती है, कोचिंग करनी होती है, अलग अलग किताबें पढ़नी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। कुछ कॉलेजेस हो सकता है कि अच्छा कर रहे हो, मैं सिर्फ एक जनरल टॉक पे आप लोगों को बता रही हूँ। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा मोदी जी ने कहा है कि हमारे देश में हायर एजुकेशन के अंदर टीचर्स की जो है वो बहुत ज्यादा कमी है, हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड टीचर्स की जो है वो बहुत ज्यादा कमी है, और उसको फुलफिल करने के लिए ये नेट एग्जाम होता है।
इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। ये एसएससी के एग्ज़ाम के जैसा या बाकी किसी एग्ज़ाम के जैसा नहीं है। वो एग्ज़ाम्स आपके नौकरी वाले एग्ज़ाम हैं। उस एग्ज़ाम को दिया, नौकरी लग जाएगी। बट नेट एग्ज़ाम ये नहीं है। नेट एग्ज़ाम एक बहुत डीपर एग्ज़ाम है जो आपको एलिजिबल बनाता है। इसकी फुल फॉर्म में ही लिखा है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको ये एलिजिबल बनाता है। ये गारंटी नहीं देता कि नेट करते ही अगले दिन तुम्हारी जॉब लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बट ये जरूर है कि अगर आपने नेट के लिए पढ़ाई कर ली है तो आप एलिजिबल हो इस 21% के अंदर आने के लिए, अगर आपने नेट की पढ़ाई या नेट की प्रिपरेशन तमीज से की है, क्योंकि इससे ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट को कहीं नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं पढ़ सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो मुझे लगता है कि हम लैक करते हैं वो है विजन। विजन इस एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा डीपर है जो हमें समझना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जो बडिंग स्टूडेंट्स हैं जो शायद टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सपना देखते हैं प्रोफेसर बनने का, उनके लिए तो ये चीज को इमेजिन करना बहुत आसान है। बट उनसे भी ज्यादा आसान अगर किसी के लिए है तो वो ये है कि जिन्होंने टीचिंग के अलावा वाले काम किए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो मुझे बहुत सारी फील्ड्स का भी एक्सपीरियंस मैंने गेन करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना। तो मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कॉग्निजेंट वगैरह में भी काम किया, क्योंकि मैं सीएसआईटी से हूँ। उसके अलावा मैंने सरकारी एग्जाम जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी क्वालिफाई किया, काम किया। वहां पर भी देखा कि कैसे चीजें होती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए वहां पर एग्जाम हुआ था। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करके देखी। तो वो सब करने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ पर है। तो अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि एक डिसेंट पैकेज के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको चाहिए, तो आप सभी लोगों के लिए ये एग्जाम बहुत ही बढ़िया एग्जाम है। क्योंकि टीचर एक बहुत बड़ी चीज होती है। शिक्षक जो होता है वो दुनिया बदल सकता है, सोच बदल सकता है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा जर्मनी जैसी कंट्रीज के अंदर प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा सैलरी जो है वो टीचर की होती है। यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कुछ कम नहीं है। लगभग आपकी स्टार्टिंग पैकेज जो प्रोविजनल पीरियड है उसमें 70 प्लस आपकी सैलरी होती है, 70,000 प्लस, और उसके बाद में 85,000 प्लस जो है वो आपकी सैलरी हो जाती है। और बहुत ही डिसेंट पे है। एक महीने के 85,000 बिल्कुल भी कहीं से भी कम नहीं है। प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको सिर्फ कॉलेज ड्यूरेशन का जो टाइम है उसी दौरान आपको करना है, जाना है। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट के साथ खेल सकते हो, नए नए तरीकों के बारे में बच्चों से बात कर सकते हो, और आप हमेशा यूथ से कनेक्टेड रहते हो, है ना। क्योंकि अब देखो आपने पढ़ लिया है, अब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आके पढ़ रही है, तो उनसे आप कनेक्टेड रहोगे, उनके नए डाउट्स आएंगे तो आप जो है वो रिलीव करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन बीइंग जब तक अलाइव रहता है मेंटली, तब तक वो एक्टिव स्टेट में रहता है, और तब तक मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सप्लोर करता जाता है और सीखता रहता है। तो इट्स अ लर्निंग जर्नी। और इस चैनल का एंथम भी मैंने यही बोला था, एस्पायरिंग टू इंस्पायर करके, कि हम लर्निंग सिस्टम पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम पर तो हर कोई ब्लेम कर सकता है, बट मुझे लगता है कि लर्निंग सिस्टम के लिए जो है वो नेट एग्जाम होता है। और इसीलिए शायद है कि बाकी सारी चीजें छोड़ के मुझे ये फील्ड बहुत अच्छी लगी। इसी तरीके से आपके लिए भी ये चीज होगी। जिन्होंने बाकी सभी जगह काम किया ना, आईटी के अंदर काम किया होगा 9-9 घंटे बैठ के, 10-10 घंटे बैठ के कंप्यूटर के आगे एक ही मॉड्यूल पर, तो उनको अच्छे से समझ में आ रही होगी ये बात कि मैं क्या कह रही हूँ। इसके अलावा जितनी भी हमारी होम मेकर्स हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो अपने लिए एक नाम बनाना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई करके वो ये नाम बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ। अगर मैं आप लोगों को बताऊं सिंपल से सिंपल वर्ल्ड चीज जो यहाँ पर होती है, सिंपल से सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ, तो अगर आप सभी लोगों ने कभी भी जीवन में किसी को भी पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद ये फीलिंग आपको आती है, ये एक्सप्रेशन आपके होते हैं, ये सेटिस्फेक्शन आपका होता है, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज फॉर यू, है ना। आपको लगता है कि दिस इज माय बेस्ट मूवमेंट, एंड यू फील पावर कि यार आई कैन मेक द चेंज, आई एम द चेंज। आपको ये फील होने लगता है कि मेरे कोई टॉपिक को पढ़ाने से किसी स्टूडेंट को बेनिफिट होता है, उसको वो टॉपिक जो पहले नहीं समझ में आता था आज उसे वो समझ में आता है, उसके रिजल्ट्स में आप कंट्रीब्यूट कर पाते हो। तो ये वो एग्जाम है जो आपको ये पावर देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस एग्जाम की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ और मॉनिटरी बेनिफिट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, एकदम हैंडसम पैकेज है जो आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों का इंटरेस्ट है रिसर्च के अंदर, तो भी ये एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए रहता है। अगर आप सभी लोगों को रिसर्च में आगे जाना है, पीएचडी करनी है, जेआरएफ और एसआरएफ के बारे में आप सोचते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आपके लिए ये एग्जाम होता है। आपने अगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन शायद इन कॉलेजेस से नहीं करी है, तो अब आपके पास में एक मौका है कि आप यहाँ से जाके पीएचडी कर सकते हो। हमारे देश की सबसे प्राइम यूनिवर्सिटी आईआईएससी बैंगलोर, ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं, आईआईटीज हो गई,
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आपकी यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है नेट करते समय, वो ये है कि आप सभी लोगों के जितने भी पीएसयूज़ हैं, वो सब लोग भी डायरेक्टली प्रोजेक्ट बेसिस पर जेआरएफ के नंबर पर हायर करते हैं। जैसे कि गेट में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही नेट में भी करते हैं। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ की ही पोस्ट निकलती है और एसआरएफ की ही पोस्ट निकलती है। जिस दिन आपके पास में जेआरएफ का सर्टिफिकेट आ गया और उस दिन से आपने जैसे ही एडमिशन ले लिया आपके पीएचडी के अंदर या ऐसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको सरकार की तरफ से 32,000 रुपए महीना मिलना स्टार्ट हो जाता है। प्लस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एचआरए भी मिलता है, तो 32,000 रुपीज आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप एसआरएफ बन जाते हो, जो कि इस जेआरएफ के 3 साल के बाद बनते हो आप, तो आप सभी लोगों को मिलने लग जाते हैं 38,000 रुपए के आसपास। ठीक है ना। ये तब तक मिलते हैं जब तक आप उस प्रोजेक्ट में एनरोल्ड हो या आप पीएचडी कर रहे हो। 5 से 7 साल की मैं ये बात कर रही हूँ। ये फिक्स है, हर महीना सरकार की तरफ से आता है, यूजीसी की तरफ से आपको पैसा दिया जाता है पीएचडी करने का। तो एक बहुत बढ़िया फील्ड है आपके पास में, एक बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि पोडियम है जो आपके लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो मुझे लगता है कि यहाँ पर करनी है वो ये है कि आपको करेक्ट मनूवर पता होना चाहिए, कैसे इसकी तरफ आगे बढ़ना है, कैसे इसको समझना है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि नेट एग्जामिनेशन निकालना आज किसी भी हमारे देश के टॉप 5 एग्जामिनेशन को निकालने जितना डिफिकल्ट हो गया है। पहले ये टॉप 10 था, अब ये जिस हिसाब से एनटीए ने इसका लेवल बना दिया, ये टॉप 5 में आ गया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले एग्जामिनेशन में शायद मैं अगर बोलूं तो ये गलत नहीं है कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में से एक है। ये इस तरीके के लेवल पर आपका पूछा जाता है। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और इसीलिए आपको सही तरीके से समझना होता है। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है एक मैन्यूवर में होती है कि प्रीवियस पेपर एनालिसिस अगर आपने नहीं किया है तो आप बहुत पीछे चल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन आप लोगों को टॉपिक वाइज कंटेंट का फिल्ट्रेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। आपको टॉपिक फिल्टर करने होंगे क्योंकि यूनिट्स तो बहुत बड़ी होती, बहुत वास्ट होती है। इसके अलावा कंटेंट का ब्लॉकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपके पास में होना चाहिए। कितना पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में आप सभी लोगों के लिए मॉक, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या मैं उस टाइम अपने दिमाग में वो जो कॉन्सेप्ट है उसे अप्लाई कर पाता हूं या नहीं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को यूजीसी ने एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। कोशिश करी है मैंने कि मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें बता दूं, इसलिए शायद ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, बट जरूर ध्यान रखिएगा इस एग्जाम को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैं इस चैनल पे डालती रहूंगी। कंटेंट अगर आपको लगता है कि देखना है तो आप कंटेंट भी जाके देख सकते हो। पेपर 1 का भी मिलेगा आपको, पेपर 2 का भी मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारी खुद की एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है जेआरएफ अड्डा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। नथिंग टू वरी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर पेड है, बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो आपको मिलेगा। डेली क्विजेज नाम की चीजें हैं जो आपके लिए होती है और बहुत ही जल्दी मैं इसके अंदर जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस भी डालना स्टार्ट करूंगी, सो दैट आप लोग वहां से भी अपनी हेल्प ले सको। वैसे यूट्यूब पे भी हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं, तो यूट्यूब पे भी हम डालते हैं ये, और ऐप पे भी जाते हैं। अगर आप सभी लोगों को पेपर 1 और पेपर 1 के अलावा जितने भी हमारे पास में 7 पेपर 2 हैं जो हमारी टीम के साथ में चल रहे हैं और आप उसके लिए हमारे साथ ज्वाइन करके तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि हमने 1 नवंबर से ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट कर दिया है। अभी ज्यादा समय इस बैच को डाले नहीं हुआ है, तो आप इस बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही नॉमिनल कॉस्ट के अंदर दिया जा रहा है। ये हमने बच्चों से पूछ के ही रखा था, क्योंकि जो आपकी ऑफलाइन कोचिंग होती है 30 से 35,000 रुपए पेपर, इंडिविजुअल पेपर्स के जो है वो आपको वहां पर चार्ज किए जाते हैं। बट क्योंकि ये ऑनलाइन है तो हमने ऑनलाइन में भी सबसे कम, इससे कम शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा, मात्र 7,000 रुपए के अंदर आप लोगों के लिए ये कोर्स आ रहा है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करवाया जाएगा। अगर आपको हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अलग से नोट्स की प्रिंटिंग कॉस्ट के साथ में आपको 2,000 रुपए का पड़ेगा। तो कंप्लीट पैकेज आप लोगों के पास में हो जाएगा। ये गारंटी है कि जिस हिसाब से पुराने रिजल्ट्स भी हमारे रहे हैं कि आप लोगों को एक अच्छा पोडियम है जो हम दे सकते हैं। ये सारे फीचर्स हैं और सपोर्ट के नंबर्स भी हैं। सपोर्ट नंबर आप लोगों के पास में चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस सेशन में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी नेट के बारे में वो बताई होगी। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगा मैंने एक जेन्युइन मेहनत करी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जो भी आपके डाउट है वो जरूर बताना। इंडिविजुअल जो चीजें हैं वो सारी मैं इसके अंदर बनाने वाली हूँ, धीरे धीरे करके आपके सामने वो चीजें आ जाएगी। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।